हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। अगर हम बात करें व्यक्तित्व के बारे में तो हमने अपनी पिछली वीडियो में व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में बहुत ही आसानी के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में समझने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपको वह वीडियो पसंद भी आई होगी और आपने वह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय की होगी। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में व्यक्तित्व के बारे में जितने भी पॉइंट्स बनते थे उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चाएं की। अब इस वीडियो में व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह सीडीपी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अधिकांश प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है, यानी कि जो एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, इसका वर्गीकरण कैसे हो सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम कई तरह से कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर जो व्यक्तित्व है यानी जो पर्सनालिटी है किसी भी व्यक्ति की, तो उसका हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा उलझा हुआ और अपने अंदर अनेक प्रकार के गुणों और अवगुणों को समाहित किए हुए है। क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व कोई छोटी सी चीज नहीं होती है, व्यक्तित्व अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए रहता है। व्यक्तित्व बहुत बड़ा उलझा हुआ, कई सारी उसमें शाखाएं बटी हुई होती हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही एक व्यापक शब्द होता है, एक व्यापक परिभाषा होती है व्यक्तित्व की। हालांकि कहने में व्यक्तित्व बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए, उसके बारे में समझा जाए तो व्यक्तित्व ही बहुत ही बड़ा है। तो व्यक्तित्व क्या है? क्योंकि व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा उलझा हुआ और अपने अंदर अनेक प्रकार के गुणों और अवगुणों को समाहित किए हुए है। इसीलिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसी एक वस्तु, अनुशासन या गुण के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस कारण जो व्यक्तित्व है उसका हम वर्गीकरण किसी एक वस्तु के आधार पर या अनुशासन या गुण के आधार पर हम व्यक्तित्व का केवल वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रकार निम्नलिखित हैं, यानी कि जो एक व्यक्तित्व होता है उसके वर्गीकरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है, समाज में रह करके ही समाज के साथ अंतःक्रियाएं करता है, उसी में रहता है, उसी के माहौल में ढल जाता है, तो व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो मनोवैज्ञानिक जुंग, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम जुंग है, ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए व्यक्तियों को उनकी सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को आधार मानकर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। यानी कि अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक जुंग जो हैं उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण को यानी सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए हम बात करते हैं वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर सुना होगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप स्टार बना के पॉइंट्स लिख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहला प्रकार है हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग सोचने, मनन और चिंतन जैसे कार्यों में गुणी होते हैं। यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंतर्मुखी यानी कि मन के अंदर अपनी उनकी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, वो सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में इस वर्ग में उन व्यक्तियों को शामिल किया है जो आत्मचिंतन, आत्म केंद्रित और शांतप्रिय होते हैं। और अगर बात करें कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये आत्मचिंतन होते हैं, यानी कि अपने मन में ही चिंतन करते रहते हैं। आत्म केंद्रित होते हैं, इनका अपने ऊपर केंद्रण होता है। और शांत प्रिय होते हैं, यानी इनके शांत वातावरण वाले होते हैं, शांत माहौल वाले होते हैं, स्वभाव इनका शांत होता है। तो यह होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, तो उदाहरण के तौर पे कोई एक ऐसा लेखक, यानी कि कोई एक ऐसा लेखक है जो लेखन कार्य में बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन वह एक अच्छा वक्ता नहीं है। वह लिख तो अच्छा लेता है, लेकिन उसको अगर बोलने के लिए कहा जाए, स्टेज पे जाना हो उसको, अगर कोई कार्यक्रम संबोधित करना हो, तो वह एक अच्छा वक्ता नहीं है, लेकिन लिखता वो बहुत अच्छा है। तो उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कह सकते हैं। यानी कि जो एक लेखक होता है वो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि वह अपने अंदर से चिंतन करके, मनन करके विभिन्न प्रकार की रचनाओं को लिखता है। लेकिन अगर वक्ता की बात की जाए तो एक वह
एक अच्छा वक्ता नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो एक वक्ता होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो लेखक होता है वह एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रकार है बहुमुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यानी अभी हमने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में जाना, अब हम जानते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिक जुंग ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व में उन व्यक्तियों को रखा है, यानी कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व हैं इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो समाज केंद्रित, यानी जो समाज पे केंद्रित होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, यानी कि उनका जो व्यवहार होता है वो सबसे मिला जुला होता है, साहसिक होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं और आशावादी होते हैं, यानी कि वो समाज से मिलजुल करके रहते हैं, सामाजिक क्रियाएं करते हैं, समाज में व्यवहार स्वरूप रहते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, चिंता मुक्त होते हैं और आशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, जैसे कि एक कुशल वक्ता, यानी कि जो एक कुशल वक्ता होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो उसकी जनता होती है उसको सम्मोहित कर लेता है अपनी वाणी के द्वारा, तो वह क्या होता है, वह एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और लोकप्रियता को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी कि तीसरा प्रकार जो इसका है सामाजिक अंतःक्रिया का, तो इसमें होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। यानी उभयमुखी व्यक्तित्व का मतलब इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें आते हैं। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का भी लक्षण पाया जाएगा और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भी लक्षण पाया जाएगा। उन्हें मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में उभयमुखी वर्ग में रखा है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी पाया जा रहा है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी पाया जा रहा है, तो ये दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार हम बात करते हैं सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी इससे पहले हमने बात किया सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, अब हम बात करते हैं सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में व्यक्तियों को उनकी सृजनात्मक शक्ति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया है। यानी अगर बात करें सृजनात्मक शक्ति के आधार पर जो व्यक्तित्व होता है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सृजनात्मक व्यक्तित्व, यानी कि सृजनात्मक व्यक्तित्व क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें लीक से हटकर चलने, कुछ नया सोचने एवं करने की इच्छा शक्ति होती है, उन्हें सृजनात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाता है। यानी कि इस व्यक्तित्व के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, कुछ नया करने के साथ साथ वो विभिन्न प्रकार के कहते हैं चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और नए नए कार्यों को वो सोच करके नए नए कार्यों को वो चुन चुन करके वो करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। सृजनशील व्यक्ति संवेदनशील होते हैं और प्रगतिशील, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो प्रगतिशील होते हैं और कोई भी उनको निर्णय होता है लेना होता है तो वो स्वतंत्र ही यानी स्वयं पर ही वो अपना निर्णय ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दूसरा असृजनात्मक व्यक्तित्व, तो इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के वर्गीकरण में असृजनात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति ना कभी नया सोचते हैं और ना ही कभी कुछ नया करते हैं। यानी कि इससे पहले जो हमने सृजनात्मक व्यक्तित्व की बात की तो वो नया करने की कोशिश करते रहते हैं, नया सोचते विचारते रहते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो असृजनात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये ना कभी नया सोचते हैं, ना ही कुछ नया करने की ये क्षमता रखते हैं और ना ही कभी कुछ नया करते ही हैं। तो असृजनात्मक व्यक्तित्व में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं होती है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं होती है, स्वयं निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं और साथ ही रूढ़िवादी भी होते हैं, यानी कि प्राचीन परंपराओं पर ही ये चलते रहते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और कोई भी कार्य होता है तो ये दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अब तीसरा प्रकार है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी कि जब स्वभाव के आधार पर हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण को कैसे जानेंगे, तो मनोवैज्ञानिक गैलन, यानी मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम गैलन है, इन्होंने व्यक्तियों को उनके स्वभाव के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि व्यक्तित्व स्वभाव के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया उसको मनोवैज्ञानिक गैलन ने किया और उन्होंने इसको 4 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उग्र स्वभाव व्यक्तित्व, यानी उग्र स्वभावी जो व्यक्तित्व होते हैं, उग्र का मतलब क्या होता है, क्रोध, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर त्वरित ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस वर्ग में गैलन ने उग्र स्वभाव वाले व्यक्तियों को रखा है। इस वर्ग के व्यक्तियों को क्रोध बहुत ही शीघ्र आ जाता है, यानी कि इस वर्ग के उग्र स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं जरा जरा सी बात पर वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं। तो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालक देखो कैसे गुस्सा है, कैसे मुंह बनाया हुआ एकदम घूसा बना के कि जो मिल जाए वो उसको तुरंत कूट दें, तो ये क्या है, क्रोधित है। तो उग्र स्वभाव वाले व्यक्तित्व जो होते हैं वो तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं चिंताग्रस्त व्यक्ति,
यानी कि ऐसे व्यक्ति जो चिंता में रहते हैं। तो इस वर्ग में गैलन ने चिंता से ग्रस्त रहने वाले व्यक्तियों को रखा है, यानी कि इस वर्ग में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इस वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं प्रायः उदास रहते हैं, हमेशा उदास रहेंगे और दब्बू बन के रहेंगे, निराशावादी होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बालक बालिका है ये किसी न किसी चिंताग्रस्त है, किसी न किसी सोच में ये पड़े हुए हैं, किसी न किसी चिंता में हैं। तो इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं इसमें गैलन ने उन व्यक्तियों को रखा है जो हमेशा चिंताशील रहते हैं, चिंता में ही ग्रसित रहते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा उदास रहेंगे, दब्बू बन के रहेंगे और निराशावादी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं निरुत्साही व्यक्तित्व, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जो निरुत्साही होता है। तो इस वर्ग में गैलन ने उत्साहहीन व्यक्तियों को रखा है, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उत्साह नहीं रहता है। इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो प्राय शांत प्रिय रहते हैं, यानी कि हमेशा शांत बने रहेंगे, बिल्कुल एकदम जहां बैठना होगा वो वैसे ही बैठे रहेंगे, चुपचाप, किसी से बोलना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं। तो बिल्कुल शांत प्रिय रहेंगे और आलसी रहेंगे। कोई भी काम इनको करना हो तो ये कल पर टालेंगे या थोड़ी देर बात कर देंगे या अभी कर देंगे या ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बिल्कुल आलसी रहते हैं, तुरंत कोई कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये निरुत्साही व्यक्तित्व है, बैठा हुआ है चुपचाप, शांत प्रिय है, चुपचाप बैठा है, आलसी बना हुआ बैठा है। तो निरुत्साही व्यक्तित्व के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उत्साहीन होते हैं, इनके अंदर कोई भी प्रकार का उत्साह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं उत्साही व्यक्तित्व, उत्साही का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि इनके अंदर जोश भरा रहता है, हमेशा उत्साह में रहते हैं। तो इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं इसको उसमें गैलन ने इनको पूर्ण व्यक्तियों को रखा है, उत्साह से जो पूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको रखा है। तो इस वर्ग के व्यक्ति आशावादी होते हैं और क्रियाशील होते हैं, यानी कि कोई भी कार्य होता है ये तुरंत कोई भी कार्य कर देते हैं, हमेशा उत्साह में बने रहते हैं। हाँ, लाओ मैं ये कार्य कर देता हूँ, लाओ मैं ये कार्य कर देता हूँ। आपके विद्यालय में कभी आप देखते होंगे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो टीचर सर जी हैं, अगर उन्होंने तुरंत कोई कार्य कहा, ले आओ डस्टर, हाँ सर अभी डस्टर ले आते हैं, सीट यहाँ से वहां रख दो, अरे सर अभी हम सीट यहाँ से वहां रख देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ये उत्साही बच्चे होते हैं, तो इनके अंदर उत्साही व्यक्तित्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, 4th नंबर की बात हम करें तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्प्रेजर, इन्होंने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि स्प्रेजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्वों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए हम बात करते हैं ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैद्धांतिक मूल्य की। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्पेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा है जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, हमेशा वो क्रियाशील बने रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना ही चाहते हैं, सिद्धांतों को महत्व देते हैं और आदर्शों का पालन करते हैं। और ऐसे व्यक्ति प्राय अव्यवहारिक भी होते हैं और आदर्शों का पालन भी करते रहते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं उनको वो महत्व देते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सैद्धांतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आर्थिक मूल्य, तो व्यक्तित्व की वर्गीकरण में स्प्रेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा है जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं। भौतिक सुखों का मतलब कि मेरे पास ये सुविधाएं हो जाएं, मेरे पास वो सुविधाएं हो जाएं, मेरे पास 4 व्हीलर हो जाए, बढ़िया सा घर हो जाए, तो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं और धन को ज्यादा महत्व देते हैं और मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाए, मैं पैसा ही पैसा करता रहूं। तो ऐसे प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो आर्थिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं और ऐसे व्यक्ति प्रायः व्यवहारिक होते हैं। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं, ये व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्य, यानी कि जो सामाजिक मूल्य के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्पेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा है जो समाज और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक जो संबंध होते हैं उनको वो अधिक महत्व देते हैं। इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो दयालु होंगे, त्यागी होंगे, परोपकारी होंगे, विभिन्न प्रकार के जो समाज में जो भी बुराइयां होंगी उनको दूर करने वाले होंगे, समाज में रह करके कार्य करने वाले होंगे। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर सामाजिक मूल्य पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक व्यवहार कुशल भी होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अधिक व्यवहार कुशल भी होते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं राजनीतिक मूल्यों के बारे में, तो इस वर्ग में स्प्रेंजर ने उन व्यक्तियों को रखा है जो राज्य कार्य और राज्य सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, यानी कि जो भी जैसे आप लोग नेता लोगों को देखते होंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको देखते होंगे, तो ये राज्य कार्य और राज्य सत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनको राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक दांवपेच में बड़े ही माहिर होते हैं, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के दांवपेच जानते हैं, राजनीतिक दांवपेच, और वैसे ही प्रकार की वो क्रियाएं भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, इनको रखा है स्प्रेंजर ने। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं धार्मिक मूल्यों के बारे में, यानी कि धार्मिक मूल्यों के व्यक्तित्व कैसे
होते हैं। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्प्रेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा है, यानी धार्मिक मूल्यों के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। धार्मिक का मतलब क्या होता है? ईश्वर में आस्था, ईश्वर में विश्वास। तो वो ईश्वर में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का, आध्यात्मिक यानी कि जो अध्यात्म की चीजें होती हैं उन मूल्यों का वो पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः आत्मसंतोषी होते हैं और परोपकारी होते हैं, यानी दयालु प्रकृति के भी होते हैं और ईश्वर में हमेशा वो विश्वास करने वाले होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य, यानी कि ऐसे व्यक्ति इसमें आते हैं जिनके अंदर सौंदर्यात्मक प्रकार का जो मूल्य होता है वो पाया जाता है। तो व्यक्तित्व के इस वर्गीकरण में स्प्रेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा है जो सौंदर्य प्रिय होते हैं, यानी सौंदर्य प्रिय होते हैं। और ऐसे व्यक्ति प्रायः कला में, संगीत में यानी कि गाने में एवं नृत्य में, नाचने गाने में, नृत्य में, संगीत में, सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि में वो काफी रुचि लेते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वो सौंदर्यात्मक मूल्यों का व्यक्तित्व पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः कला में, संगीत में, नृत्य में आदि में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी नंबर 5 अगर हम बात करें शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसा है, तो सेल्डन और क्रेचमन नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मनुष्य की शारीरिक रचना के आधार पर किया है। मनोवैज्ञानिक क्रेचमन ने के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, यानी शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में क्रेचमन ने विभाजित किया है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से वो 3 भाग हैं। तो सबसे पहला है लंबकाय शारीरिक संरचना। नाम से स्पष्ट है लंबकाय शारीरिक संरचना, यानी जिनका शरीर लंबा होता है, यानी कि जो लंबाई में अधिक होते हैं। तो इस वर्ग में क्रेचमन ने लंबे और दुबले पतले व्यक्तियों को रखा है। ये व्यक्ति प्रायः अलग रहना पसंद करते हैं और दूसरों की आलोचना में आनंद लेते हैं, परंतु अपनी आलोचना सहन नहीं करते हैं। यानी लंबकाय शारीरिक संरचना वाले जो व्यक्ति होते हैं ये लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, प्रायः अलग व्यक्ति, मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं प्राय अलग ही, अपने ही मगन रहेंगे, दूसरों से बिल्कुल अलग कट लेंगे, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, अलग ही रहना पसंद करते हैं और दूसरों की आलोचना में ये आनंद लेते हैं। अगर दूसरों की आलोचना हो रही है उसमें ये बहुत मजा लेंगे, बहुत आनंद लेंगे, परंतु अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते। लेकिन जब इनकी आलोचना होने लगे तो उसको सहन नहीं करेंगे, तुरंत मारपीट पे आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति लंबकाय शारीरिक संरचना वाले होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सुडौल का शारीरिक संरचना, यानी सुडौल का जो शरीर होता है जिनका वैसी शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति, तो इस वर्ग में क्रेचमन ने सामान्य कद, यानी इनका कद कैसा होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य कद होता है, स्वस्थ एवं पुष्टकाय व्यक्तियों को रखा है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामान्य होता है और इनमें सामंजस्य की क्षमता भी अधिक होती है, यानी कि ये किसी भी माहौल में ढल जाएंगे, किसी भी वातावरण में रहेंगे वैसे के अनुसार हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे भी बातचीत करनी हो उसी के अनुसार ये ढल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सुडौल का शारीरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गोलकाय शारीरिक संरचना, यानी कि गोल मटोल जो होते हैं। गोलकाय शारीरिक संरचना वर्ग में क्रेचमन ने छोटे कद के स्वस्थ व्यक्तियों को रखा है, यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो छोटे कद के होते हैं, हल्का हेल्दी होते हैं, यानी कि स्वस्थ होते हैं। ये व्यक्ति प्राय आराम तलब होते हैं, यानी कि ये प्राय आराम ही करते रहते हैं और विनोदी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल विनोदी स्वभाव, यानी हंसी मजाक करने के स्वभाव में होते हैं और बिल्कुल इनको आराम ही पसंद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं समायोजन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी कि अब हम जब व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करेंगे वो समायोजन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण होगा। तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समायोजन के आधार पर वर्गीकृत किया है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ कुछ गुणों एवं शक्तियों के साथ इस दुनिया में आता है जो उसे उनके माता पिता से या आनुवंशिक रूप में प्राप्त होती है। यानी इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो यह मानते हैं कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति होता है वो जो जब उसका जन्म होता है तो उनमें तो जन्म के समय से ही उनमें कुछ गुण और शक्तियां विद्यमान रहती हैं और उन्हीं गुण और शक्तियों के साथ में ही वह इस दुनिया में आता है। तो और इसके जो है गुण और शक्तियां होते हैं वह उनके माता पिता से या आनुवंशिक रूप में उनको प्राप्त होते हैं। ऐसा किनका मानना है? ऐसा मानना है समायोजन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समायोजन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है, यानी समायोजन का जो कार्य होता है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से करता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तित्व को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि समायोजन के आधार पर हम व्यक्तित्व को 2 भागों में बांट सकते हैं। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है कि किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेना, अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, समायोजन कर लेना, समायोजित कर लेना। तो यही तो समायोजन के आधार पर जो व्यक्तित्व होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से 2 पार्ट हैं। सबसे पहले सुसमायोजित समायोजन, यानी कि ऐसा समायोजन जो सुसमायोजित है, यानी कि अच्छा समायोजन है। तो जो व्यक्ति अपनी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, यानी कि अपनी आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां जो होती हैं उनका वो बैलेंस बना लेता है, उनको संतुलन बनाने में समर्थ होते हैं, उन्हें सुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है।
सुसमायोजित व्यक्तित्व वाले लोगों का व्यवहार बहुत ही संतुलित होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही संतुलित व्यवहार वाले होते हैं और समाज संपन्न सम्मत होता है, यानी कि और समाज के साथ में इनकी जो अंतःक्रिया होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुसमायोजित होती है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सुसमायोजित समायोजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, यानी दूसरा जो प्रकार है वह कुसमायोजित समायोजन। कुसमायोजित का मतलब ऐसा समायोजन जो अच्छा नहीं है, कुसमायोजित है। तो जब व्यक्ति अपनी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों एवं मांगों से संतुलन नहीं बना पाते, यानी कि अपनी आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों से अगर वो संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना रहे हैं, तो उन्हें कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार बड़ा ही असंतुलित होता है, यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो व्यवहार होता है वो ठीक ठाक नहीं लगेगा आपको, और उनका व्यवहार प्राय असामाजिक होता है, और उनका जो व्यवहार होता है वो जो सामाजिकता के अनुकूल नहीं होगा, असामाजिकता के अनुकूल होगा। तुरंत मार बैठेंगे कहो तो, किसी की बात समझ में ना आए तुरंत मार कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है, इनका जो व्यवहार होता है वो असामाजिक होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुसमायोजित समायोजन के अंतर्गत आते हैं। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जिनकी बात हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। तो हमने व्यक्तित्व का फुल डिटेल के साथ में वर्गीकरण किया है कि कौन कितने भी प्रकार के वर्गीकरण होते हैं और उनकी उपशाखाएं कौन कौन सी होती हैं, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से वर्गीकरण दिए हैं, यानी कि किस मनोवैज्ञानिकों ने किस वर्गीकरण का प्रतिपादन किया है, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल के साथ में चर्चा की और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरलता के तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हम देखते हैं कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को हमारी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।